हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आगामी जो भी परीक्षाएं आपकी बंदी रक्षक, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टैक्स इंस्पेक्टर, आर ओ, इन परीक्षाओं के लिए आप खूब मेहनत कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, लगातार आपको यूट्यूब चैनल पर टेस्ट सीरीज है और अदर कंटेंट दिया जा रहा है। मॉर्निंग में मैं आपको आजकल रीजनिंग की क्लास दे रहा हूँ। वो रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी आपके आर ओ एग्जाम के लिए, क्योंकि प्री एग्जाम में आर ओ में 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जानी है। साथ ही जो ये टेस्ट सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी की, ये टेस्ट सीरीज आपकी जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, टैक्स इंस्पेक्टर है, इस भर्ती के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही उत्तराखंड ग्रुप सी के जितने पोस्ट होते हैं जहाँ पे सेम सिलेबस है, तो उसके लिए भी वो महत्वपूर्ण है। तो जितने भी टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों, आप इनको फॉलो कीजिए। टेस्ट सीरीजों को तो बिल्कुल स्किप ना करें। आज हिंदी का टेस्ट करेंगे काफ़ी लंबे समय के बाद। तो अब मैं रूटीन बनाऊंगा कि आपको कोशिश करूंगा डेली दो दो तीन तीन टेस्ट दिए जाएं। ठीक है, अभी मैं देखिए कल भी आपको दो टेस्ट दिए थे, जीएस और उत्तराखंड का, परसों भी दो दिए थे। आज हिंदी का करेंगे। तो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लगातार टेस्ट सीरीज जब फॉलो करेंगे तो इसका लाभ ज़रूर मिलता है, निश्चित मिलता है। और बाकी जो रीजनिंग की क्लास है भाई, वो रीजनिंग की क्लास आपकी आर ओ के लिए काम आएगी, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाकी एक विशेष निवेदन सभी अभ्यर्थियों से, जो भी यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे लगभग 2 लाख से ऊपर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाया है। तो चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा दोस्तों, आप लोगों ने बेल आइकन को भी क्लिक करना है और नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक करना है, जिससे जो भी नई वीडियो आए तो आप तक अपडेट पहुंचे और आप उस टेस्ट सीरीज का या वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो अपने सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटी का आइकन होता है, घंटी के आइकन को दबाओ और नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दो। ठीक है, तो सभी नोटिफिकेशन आएंगे जो नई वीडियो अपलोड होगी चैनल पे। बाकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 16 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज शुरू होगी। इसमें 20 टेस्ट होंगे, 10 हिंदी के, 10 जीएस के, फुल लेंथ होंगे। तो इस टेस्ट सीरीज को अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का कोर्स लॉन्च हो चुका है, हालांकि टेस्ट 16 अक्टूबर से मिलेंगे, बट आप अभी इनरोल करेंगे तो इसमें कूपन कोड है, उसका लाभ उठाएं। तो चलिए अब आज का सेशन शुरू करेंगे। आज है सामान्य हिंदी टेस्ट, और सामान्य हिंदी टेस्ट में आज हम देखेंगे 138वां टेस्ट। देखिए काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और लगभग लगभग देखिए 100 से ऊपर टेस्ट आपको जीएस के हैं, हिंदी के हैं, उत्तराखंड जीके के हैं। जी के, उत्तराखंड जीके तो 150 से ऊपर है एक बार। तो आपको इन सभी टेस्टों का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी टेस्टों का आप लाभ उठाएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज हिंदी का टेस्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका हिंदी टेस्ट का। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा और इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि फिर भी क्लियर नहीं होता, तो आप लोग अपनी क्वालिटी को प्लीज मेंटेन कीजिए। क्वालिटी कम से कम आप लोग क्या करेंगे, 460 पिक्सल या 380 पिक्सल तक करेंगे, 360 या 480 तक। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं। तो देखिए मैंने वाक्य भेद आपको पढ़ाया है दोस्तों। वाक्य भेद में मैंने आपको बताया कि किस तरीके के वाक्य में क्या आपको चीजें देखना है। तो अगर देखिए जिस वाक्य में इसलिए, क्योंकि, इस तरीके की आपको शब्द देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपका हमेशा होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये संयुक्त वाक्य की विशेषता है। तो जिनका भी उत्तर है भाई ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, ऐसे वाक्यों को कहा जाता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। देखिए मैं बोलूं जैसे कि राम बाजार गया और रमेश स्कूल गया। ठीक है, तो देखिए राम बाजार गया और रमेश स्कूल गया, दो यहाँ पे वाक्य हैं और इन दोनों को संयोजन करने का जो काम किया किसने किया, और ने किया। तो ऐसे शब्द जो दो वाक्य या एक उपवाक्य वाक्य को जोड़ते हैं, तो ऐसे हमारे समुच्चय बोधक शब्दों को कहा जाता है, आपका संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और ऐसे समुच्चय बोधक शब्दों को कहा जाता है जैसे कि एग्जाम्पल है इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो देखिए बच्चे खेल रहे हैं, देखिए अर्थ के आधार पे वाक्य भेद होता है और आपका रचना के आधार पे भी वाक्य भेद होता है। रचना के आधार पे भाई तीन होते हैं, देखिए संयुक्त वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, ये तीन प्रकार हैं। और ऐसे अर्थ के आधार पे वाक्यों के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पे वाक्य भेद होते हैं 8। अब यहाँ पे बोला बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं ना। तो खेलना क्या हो जाएगा इसमें,
खेलना देखिए क्रिया का जब करना या होना पाया जाता है जिन वाक्यों में, तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य, यानी कि ऑप्शन बी जिनका उत्तर है बिल्कुल सही है। तो ऐसे वाक्यों को कहा जाता है विधानवाचक वाक्य, या ऐसे वाक्य जिसमें जो मतलब एक हिसाब से स्थिरता को दर्शाते हैं, तो ऐसे वाक्य भी विधानवाचक में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, शेर जंगल में रहता है, ठीक है, शेर जो है जंगल में रहता है, ये किस प्रकार का वाक्य अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे ये हो जाएगा विधानवाचक वाक्य, क्योंकि शेर जो है हमेशा जंगल में ही रहता है, ठीक है। क्रिया का करना या होना जहां पर पाया जाता है, और जिन वाक्यों से मतलब जो वाक्य स्थिरता या प्रमाण को दर्शाते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे तुमको पढ़ाना है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश को पहचानना है आपने। तो देखिए मुझे, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, तो इसमें देखिए जो अशुद्ध अंश हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसमें अशुद्ध हो जाएगा, देखिए तुमको, ठीक है। तुमको नहीं होगा इसमें, तुमको की जगह ये हो जाएगा भाई आपका तुम है, ठीक है। तुमको की जगह क्या हो जाएगा, तुम है, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, ठीक है, या मुझे तुम्हें पढ़ाना है, तो तुमको नहीं होता, यहाँ पे हो जाएगा तुम है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी है जो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी का चयन करिए दिए गए विकल्पों में। तो देखिए कनिष्ठ जो शब्द है भाई गलत है, ठीक है। कनिष्ठ शब्द ऐसा होता है, कनिष्ठ होता है, ठीक है, कनिष्ठ ट नहीं होता, तो पहला तो गलत है। ओष्ठ भी गलत है, ओष्ठ नहीं होता है, ओष्ठ होता है, ठ ठ ठठेरा, ये भी गलत हो गया। शिष्ट जो है बिल्कुल सही है। प्रकथन जो है ये भी गलत है, प्रकथन नहीं होता, ये हो जाता है प्राकथन, ठीक है, प्राकथन, ठीक है। तो यानी कि तीनों इसमें गलत है, शिष्ट जो है सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बाकी अशुद्ध है इसमें, ठीक है। शुद्ध वर्तनी हो जाएगी केवल ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नायक में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो नायक जो शब्द है देखिए, न धन अक, न धन अक नायक, ठीक है, किस संधि की विशेषता है भाई, जहां पर देखिए अ धन अ बराबर क्या हो जा रहा है, य, नायक, तो ये हमारी किस संधि की विशेषता होती है, अयादि संधि की, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अयादि संधि हो जाती है नायक में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो देखिए मुझे बाहर जाना है, और है के बाद जो आपका विराम चिन्ह लगा है ना, इस विराम चिन्ह को अंडरलाइन किया गया है, तो इस विराम चिन्ह को बताना आपने, ये कौन सा विराम चिन्ह होता है, ठीक है। देखिए चिन्ह दोस्तों, ये जो हम लिखते हैं ना चिन्ह, चिन्ह, ये गलत होता है, शुद्ध वर्तनी नहीं होती है। चिन्ह का शुद्ध रूप होता है ची आधा ह फिर न, चिन्ह होता है, ठीक है, ना कि चिन्ह, ये सही होता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए ची और ह में ही क्या होता है, नौ लगाया होता है हमने यहाँ पे ये, ठीक है, ऐसे भी लिख लेते हैं। तो मुझे बाहर जाना है के बाद जो ये डंडा सी लगी होती है दोस्तों, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण विराम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम को ही दोस्तों चार ग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाक्य की समाप्ति का सूचक होता है, यानी कि वाक्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और पूर्ण ठहराव यानी कि एक लंबे ठहराव के लिए यूज होता है, जैसे कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को चार ग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्कंठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग देखिए कई बार मैं बता चुका हूं, उपसर्ग भाई वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है, प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं। वहीं मैं बात करूं दोस्तों प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, बस यही डिफरेंस है उपसर्ग और प्रत्यय में। उत्कंठा की मैं बात करूं तो देखिए उत्कंठा जुड़ा है दोस्तों आपका उत और कंठा, दो शब्दों से, ठीक है, उत और कंठा। तो भाई इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उत उपसर्ग लगा है इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी जिनका उत्तर है सही है, उत उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहा जाता है। देखिए कोई भी अगर मैं पद लिख रहा हूँ, वाक्य लिख रहा हूँ, उसके नीचे अगर मैं कोई रेखा खींच दूं, तो उस रेखा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई जैसे मैं लिखूं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा, ठीक है, जैसे मैं लिखूं देखिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हमारे
राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी हमारे क्या थे, राष्ट्रपिता थे या हैं, ठीक है, राष्ट्रपिता हैं वैसे भी। और राष्ट्रपिता के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया ये, ठीक है। अब देखिए किसी भी वाक्य में शब्द में ऐसे अंडरलाइन जब हम करते हैं तो इसी अंडरलाइन को हिंदी में कहा जाता है अधोरेखा चिन्ह, ठीक है। तो ऑप्शन बी जिनका उत्तर है अधोरेखा होगा ये, ठीक है, अधोरेखा बोलते हैं इसको, अधोरेखा, अधोरेखा चिन्ह यानी कि अंडरलाइन को ही हिंदी में अधोरेखा कहा जाता है, ठीक है। और विशेष, कुछ विशेष दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो किसी की आंखें खोलने का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना यार, अरे यार गुरु ने तो मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि मेरी आंखें खुल गई, ठीक है, यानी कि जो भ्रम होता है उसके अंदर, उस भ्रम को दूर करना, यानी कि उसको सच्चाई दिखा देना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रम को दूर करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्पों के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, कौन सा इनमें से तत्सम शब्द नहीं है? देखिए नहीं है बताना है आपने। तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं संस्कृत के जो हम हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। अब दिए गए विकल्पों में देखिए ज्ञान जो है तत्सम शब्द है, ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पर चैत्र जो है तत्सम है, परीक्षा भी तत्सम है, बरस जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। बरस का जो तत्सम हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ष, ठीक है, बरस का तत्सम हो जाएगा वर्ष। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? आग लगने पर कुआं खोदना, तो देखिए आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि जब आग लगी तभी कुआं खोदा, पानी कहां से आएगा, उसी समय करके हो जाएगा। तो यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ठीक है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो अब पहले से बचाव बनाया जाएगा तभी तो होगा, आप संकट के समय सोच के थोड़ी होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, आग लगने पर कुआं खोदना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से संज्ञा विशेषण की जोड़ी में सही नहीं है, एक तरफ संज्ञा शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपका उसका विशेषण दिया गया है, ठीक है। तो बताना है आपने कौन सी जोड़ी का विशेषण यहां पे सही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूरा जो पैटर्न आज मैं लाया हूं इस टेस्ट का वो यूके पीसीएस का तरह है भाई, यूके पीसीएस में ऐसे ही बनते हैं हिंदी के प्रश्न। बताइए। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, तो विष का विषैला सही है भाई, पिता का पैतृक सही है, आदि का आदिम नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे, आदि का आदिम नहीं होगा, प्रांत का प्रांतिक इसमें सही है। यानी कि जिनका उत्तर है भाई ऑप्शन सी, तो उनका उत्तर बिल्कुल सही है, संज्ञा विशेषण की यह जोड़ी बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से सुरभि किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दिए गए विकल्पों में बताना है सुरभि जो शब्द है किसका पर्यायवाची है। तो सुरभि दिए गए विकल्पों में आपका मृग या हिरण का पर्यायवाची है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिरण। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी तारों ग्रहों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? पृथ्वी तारों और ग्रहों आदि का स्थान क्या कहलाता है? तो इन सभी का स्थान एक ही जगह पे नियत है और इस प्लेस को कहा जाता है आपका अंतरिक्ष, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष में ही होता है ना पृथ्वी तारे ग्रह आदि, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। देखिए समानार्थी जोड़ी इनमें से कौन सी हो जाएगी? ऐसे शब्दों का युग्म जो दोनों ही समान अर्थ देते हैं। तो जैसे ऑप्शन डी देखें, लड़का लड़के, तो लड़का और लड़के, लड़का एक है लड़के बहुत से हैं, ठीक है, ये तो नहीं होगा। शेर शेरनी, ठीक है, ये आपका क्या दिया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दे दिया, ये भी नहीं है। व्यवहारिक अव्यवहारिक, ये भी नहीं होगा क्योंकि विलोम युग्म है। पार्वती माहेश्वरी, ये बिल्कुल सही है। पार्वती जी जो है हमारी, इनको माहेश्वरी भी कहा जाता है क्योंकि भगवान महेश यानी कि शिव की पत्नी है ये, इसीलिए इनको माहेश्वरी भी कहा जाता है। तो पार्वती माहेश्वरी समानार्थी जोड़ी है या युग्म है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? देखिए मैंने आपको बताया था भाषा के आधार पर भारत में राज्यों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, समूह क के राज्य, समूह ख के राज्य और समूह ग के राज्य।
ठीक है, तो इनकी स्पेशलिटी मैंने आपको बताई थी कंप्लीट सेशन में हिंदी के कोर्स में। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, अभी भी बोल रहा हूँ, हिंदी का जो हमारा कंप्लीट कोर्स है ना, उस कोर्स को आप ले लो। हिंदी का कंप्लीट कोर्स आपको 999 में मिलता है, हमारे यहाँ पे कंप्लीट है पूरा। और उस कोर्स को एक बार देखने के बाद जिसके हिंदी में ब भी नहीं आता, वो अच्छे से जान जाएगा कैसे ग्रुप सी हिंदी का पोर्शन क्रैक करना है। तो इतने अच्छे तरीके से उसमें क्लासेस आपकी दी गई हैं। और दूसरा, अगर आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे तो 1 महीने की फीस है हिंदी की 1000 रुपये, और 6 महीने से पहले कोर्स कोई भी कंप्लीट नहीं करवाता, और देना वही सेम चीज़ है। तो वहाँ पर भी फुल वीडियो लेक्चर है आपके, फुल आपका वीडियो लेक्चर के साथ अन्य चीज़ें बताई गई हैं। तो हिंदी का कोर्स आप ज़रूर देखो, ठीक है। उत्तराखंड और वो रिकमेंड नहीं करूंगा मैं अन्य चीज़, लेकिन हिंदी का फिर भी देखो। तो हिंदी भाषी राज्य दिए गए विकल्पों में कौन नहीं हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, भाई उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है प्रथम, वो हिंदी है। बिहार की भी प्रथम जो है हिंदी है। झारखंड की भी हिंदी प्रथम राजभाषा है। महाराष्ट्र की भाई आपका क्या है? मराठी और अन्य भाषा। ठीक है, मराठी में ये प्रिफरेंस देते हैं अपनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। रामचरितमानस की जो रचना की थी वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और पूर्व एग्जामों में बना भी, हालांकि ये साहित्य का क्वेश्चन है, तो आने वाला जो ईओटीआई एग्जाम है उसमें साहित्य के प्रश्न नहीं बनेंगे। ये ग्रुप सी का सिलेबस है, ग्रुप सी में ही क्वेश्चन बनेंगे कवि परिचय या हिंदी से रिलेटेड वाले। बाकी जो हमारा ईओटीआई का एग्जाम है उसमें आपका ये वाला पोर्शन नहीं है, पत्र लेखन भी नहीं है उसमें, साथ ही आपका जनसंचार भी नहीं है, और साथ ही कवि परिचय नहीं है उसमें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? विकास यात्रा को 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन से 4 भाग है भाई ये? तो भाई हिंदी साहित्य के जो 4 भाग या 4 काल माने जाते हैं इतिहास के, तो सबसे पहला है भाई आपका आदिकाल। ठीक है, सबसे पहला काल माना जाता है आदिकाल। आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल के बाद आता है आपका रीति काल। ठीक है, और रीति काल के बाद आपका आ जाता है आधुनिक काल। तो ये 4 भागों में बांटा है भाई आपका इतिहासकार ने, हिंदी के जो इतिहासकार हैं हिंदी को, हिंदी साहित्य को। ठीक है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरदास जी कौन से काल के कवि थे? तो सूरदास जी बताइए कौन से काल के कवि हैं? बहुत सिंपल है भाई। सूरदास जी जो है हमारे किस काल में रखे जाते हैं? तो सूरदास जी हो गए, कबीरदास जी हो गए, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल। मीराबाई हो गई, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी सूरदास जी की रचना नहीं है? ठीक है, तो सूरदास जी की कुछ स्पेशल रचनाएं हैं, सूर सारावली है, सूर सागर है, साहित्य लहरी है। तो ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। जो पहली रचना है रमेनी भाई, ये सूरदास जी की रचना नहीं है। रमेनी जो रचना है ये आपकी कबीरदास जी की है। ठीक है, कबीर की रचना है। कबीर की स्पेशली 3 रचनाएं हैं भाई, साखी और सबद, और तीसरी ये वाली जो यहाँ पे दी गई रमेनी। साखी, सबद और रमेनी, इन तीनों का जो संकलन है दोस्तों, इसी तीनों के संकलन को कहा जाता है बीजक। ठीक है, कबीर के दोहों का संकलन है बीजक, ध्यान रखेंगे, संत कबीर। तो ये था दोस्तों आज सामान्य हिंदी टेस्ट, और सामान्य हिंदी टेस्ट में हमने देखा सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ऐसे ही दोस्तों टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगी, सामान्य हिंदी की, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर की, और साथ ही आपकी उत्तराखंड जीके की। और जो मॉर्निंग में आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है उसको भी आप फॉलो करना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। आजकल वैन आरत का टॉपिक चल रहा है, देखो। और बाकी यार जो लोग, मैं पुराने लोग हैं उनको भी बोलना चाहूँगा, पुराने लोगों के पास भी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है चैनल का। ठीक है, क्योंकि मैंने यूट्यूब रिपोर्ट देखी, अमूमन मैं कम देखता हूँ, तो यूट्यूब की जो एनालिटिकल रिपोर्ट होती है उसमें ये दिखाया गया है मुझे कि केवल 20% लोगों तक ही नोटिफिकेशन जा रहा है नई वीडियो का। 80% ने बेल आइकन को ऑन नहीं किया है और नोटिफिकेशन ऑल को नहीं किया है। तो आप लोग प्लीज नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का आपको अपडेट मिल पाए, नोटिफिकेशन आ पाए। बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा। जाने से पहले बोलना चाहूंगा हमेशा की तरह, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। अपने घर के आसपास और जहां भी घूमने जाते हैं वहां पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और जिन लोगों का अभी एग्जाम है बंदी रक्षक का, वो लोग भाई मोटिवेट रहे, एनर्जेटिक रहे। और इतना बोलना चाहूंगा कि अभी लास्ट टाइम पे आप कुछ ना पढ़ें, ज़्यादा पढ़ के भी क्या होता है लास्ट टाइम पे कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट टाइम पे आपको अपने को आपको रिलैक्स देना है, तब जाके चीज़ें सही होंगी। और बाकी जो नेक्स्ट एग्जाम है अभी नवंबर माह में, दिसंबर माह में लगातार 2 एग्जाम है। और यूके ट्रिपल एससी का नया नोटिफिकेशन आज आने वाला है, 2-4 दिनों में आ जाएगा, जल्दी आएगा।
और आज मैंने एक वीडियो और दी थी आपको, वो देख लेना आप लोग, जिसमें मैंने ये बताया है कि जो नई नियमावली आई है वेटिंग लिस्ट के बारे में और सिलेक्शन के बारे में, उस वेटिंग लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट के बारे में नई नियमावली में कार्मिक विभाग ने क्या बोला है, उस वीडियो को भी जरूर वॉच करना। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।